हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो था वर्क, एनर्जी एंड पावर। पिछले दो लेक्चर में मैंने आपको वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है। इन दोनों की पूरी जानकारी के लिए आप मेरे पिछले दो लेक्चर देख सकते हैं। आज हम कल के ही पार्ट को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ा था कि एनर्जी क्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा देती हूँ। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, इसमें हमने मैकेनिकल एनर्जी की बात करी थी। एनर्जी तो वैसे कई टाइप की होती है, लेकिन हमने मैकेनिकल एनर्जी में पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी सम होती है किस किस का? काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। इन दोनों के सम को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि कंजर्वेशन कैसे होता है, इसका हम डेरिवेशन भी पढ़ेंगे। साथ से साथ हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन को भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत हम पावर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन होती है, उनका सम होती है। अब हम आते हैं कि कंजर्वेशन क्या होता है। अगर किसी भी बॉडी पर, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई सिर्फ कंजर्वेटिव ही फोर्स लग रहे हो, हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के फोर्स को भी पिछले लेक्चर में कवर किया है। तो यानी किसी बॉडी पे अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उस पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है सिस्टम की वो क्या होती है? कंजर्व होती है। ये कंडीशन के साथ आता है। यानी मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, if only conservative force are doing work on a body, then its total mechanical energy remains constant. इसका मतलब क्या है भाई? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सपोज KI है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी UI है, तो इन दोनों का सब मैकेनिकल एनर्जी हो गया। और KF फाइनल है और UF फाइनल है। यानी किसी भी बॉडी पर अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहती है। कंजर्व का मतलब, कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो चेंज नहीं होती है। समझ में आया? अगर इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, ये फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है। ये दोनों क्या होता है? सेम होता है। अब देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, स्प्रिंग फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस समय बॉडी में नहीं लगेंगे, यानी विस्कस फोर्स नहीं लगेगा, यानी हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, है ना। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वो ये है। अब इसका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है आपको कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रूफ बताइए, यानी इसको ड्राइव कीजिए। भाई इसको प्रूफ कैसे बताएंगे आप? अब कल हमने क्या पढ़ा था? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी। उस वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ा था हमने? वर्क एनर्जी थ्योरम। उस वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू द चेंज प्रोड्यूस इन काइनेटिक एनर्जी। और ये वाला चीज हमने पढ़ा था कि भाई वर्क डन, जितने भी नेट फोर्सेस हैं ये ऑल फोर्सेस हैं, यानी नेट फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होगा, नेट फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होगा वो चेंज प्रोड्यूस इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। इसमें हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात नहीं करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात नहीं करते हैं, सिर्फ हम बात करते हैं कि नेट फोर्सेस हमारे कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट है जो वर्क एनर्जी थ्योरम का, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। इसी से स्टार्ट करते हुए हम इस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को प्रूफ करेंगे। कैसे? अब देखिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस यानी नेट फोर्सेस। तो वर्क डन बाय, भाई ये तो कंजर्वेटिव के द्वारा भी हो सकता है ना। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, और तीसरा क्या हो सकता है भाई? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस।
है ना, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज प्रोड्यूसिंग काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल। अब भाई जो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में लगा रहे हैं, सिर्फ हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहे हैं, उसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहे हैं, उसमें एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहे हैं। यानी ये पार्ट जीरो हो रहा है और ये पार्ट भी जीरो हो रहा है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, W कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओनली इज इक्वल्स टू KF माइनस KI। और हमने बताया था जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करते हैं तो W किसके इक्वल होता है, माइनस डेल्टा U, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के नेगेटिव के इक्वल होता है। तो इसके बदले मैंने माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू KF माइनस KI। डेल्टा U को क्या ले सकते हैं आप, माइनस साइन रहने दीजिए, UF माइनस UI, यानी ये UI प्लस माइनस UF इज इक्वल टू KF माइनस KI। अब बताइए इसको यहां ले आइए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KI प्लस UI इज इक्वल टू, इसी को आगे ले जा रही हूं मैं, KF प्लस UF। बताइए ये मैकेनिकल एनर्जी है इनिशियल वाली, ये फाइनल वाली है ना। तो जो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन थ्योरम है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स पे ही एप्लीकेबल है, और वही जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस पे एप्लीकेबल है। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो ये ड्राइव हो गया ना हमारा। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को प्रूव करने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हैं और उससे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। बच्चों ये ध्यान रखना, जब भी आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं उस समय आपको सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही कंसिडर करने पड़ेंगे, यानी कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तब ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, तभी आप मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन की थ्योरम लगा पाएंगे। ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का मतलब वो है जैसे आपके पास एक बॉल होता है, पूरा कटोरा नहीं है ना, पूरा जैसे बॉल, तो हमारे पास जो बॉल होता है फुटबॉल किसी भी टाइप का, वो स्फीयर होता है। उसी बॉल को अगर हाफ में कट कर दें तो एक 3D स्ट्रक्चर मिलेगा ना इस टाइप का, इसको ही हम हेमिस्फीयर कहते हैं। इस हेमिस्फीयर के हम बता रहे हैं, इसकी हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है, R है ना। इसको मैं ऐसे नहीं दिखा रही, इसमें सिर्फ ऐसे दिखा रही हूँ 2D में। इसकी रेडियस कितनी है, R है, कितनी है, R है, R ले ली हमने। और हम कह रहे हैं कि हेमिस्फीयर में यहां से इस बॉल को हम छोड़ते हैं और ये ग्राउंड है, इसमें रखा हुआ है, और ये यहां तक पहुंचता है, यानी R रेडियस तक पहुंचता है। ये भी R होगा इसका मतलब, है ना। और यानी यहां से यहां तक भी कैलकुलेट करेंगे R होगा, यानी ये R होगा। आया समझ में, देखिए ये R होगा, ठीक है। और ये H है, H हाइट से ड्रॉप करते हैं और हम कहते हैं कुछ वेलोसिटी से देते हैं, इसको वेलोसिटी देते हैं, और ये हमारे पास फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है ना, फ्रिक्शन लेस है। और ये बॉल मूव करते हुए कहाँ तक पहुंचती है, यहाँ टॉप मोस्ट तक, और यहीं तक पहुंच पाती है, आगे नहीं जा पाती, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि इस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी। सपोज ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये सपोज C पॉइंट है। अब बच्चों यहाँ फ्रिक्शन लेस है, यानी फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है यहाँ पर, तो ये बॉल किस वजह से जा रही है, हम कोई फोर्स भी नहीं लगा रहे हैं, बस छोड़ दे रहे हैं, वहां से ग्रेविटी से मूव कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ नहीं है। क्योंकि हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में क्या है, इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्स आर डूइंग वर्क, if only तो here the only conservative force are doing work, so हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C लग जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब आप कहेंगे पोटेंशियल, और हम रेफरेंस फ्रेम में पोटेंशियल एनर्जी
ग्राउंड को मान लेते हैं, इसको 0 मानते हैं, तो 0 से कितनी ऊंचाई पर इसका पोटेंशियल है, mgh। C पर बताइए, C पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, हम तो यही कह रहे हैं वो C तक पहुंच पा रही है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जहां तक पहुंच पाएगा इसका मतलब वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, सॉरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वहीं तक जाएगा, यानी mgr, सब में m कॉमन है, कैंसिल कर दीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू gr माइनस, सॉरी v स्क्वायर माइनस जी आर माइनस एच आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू √2 r माइनस एच, यानी आपको आपके वहां यहां पर जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से ये मूव करेगा वो कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा यहाँ पर 2gr माइनस एच, यहाँ पर हम इसको इतनी वेलोसिटी देंगे, इतनी वेलोसिटी से जब ये मूव करेगा तब ये C तक पहुंचेगा और C पे जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। अगर ज्यादा वेलोसिटी दोगे C को भी पार कर जाएगा, है ना। तो यहाँ तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें कि ये C तक ही पहुंच पाए, है ना। तो ये हम इतनी वेलोसिटीज को देंगे जिससे कि हम C तक ये बॉल पहुंच जाए। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आता है मोशन इन वर्टिकल प्लेन। मोशन इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल सर्किल। अब आप बोलेंगे, देखिए आपने हाथ में एक स्ट्रिंग पकड़ी, स्ट्रिंग के एक कॉर्नर पे एक बॉब लगा दिया, बॉब का मतलब छोटा सा गोला, और उसको आप वर्टिकल सर्किल, ये हमारे पास वर्टिकल सर्किल होगा, और हॉरिजॉन्टल तो ऐसे होगा ना, वर्टिकल ऐसे, है ना। एक वर्टिकल सर्किल में आप मूव करा रहे हैं तो हमें बताना है कि डिफरेंट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी। बहुत ही सिंपल है, मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लेती हूं, ये देखिए, ठीक है। ये सर्किल है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, C पॉइंट है। हमें बताना है कि हम A पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और ये सपोज ये सर्किल का जो वर्टिकल सर्किल का रेडियस है L है, और यहाँ पर एक मास है M उस बॉब का मास है, वो सिर्फ B तक पहुंचे, है ना। भाई हम ऐसे घुमा रहे हैं और ये सिर्फ कहाँ तक पहुंचना है, B तक पहुंचना है, B के अलावा कहीं और नहीं पहुंचना। तो बताइए इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है इसमें, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जितनी एनर्जी होगी मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी ए पर कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mva², और यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे हैं, नीचे भी A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे हैं, और यहाँ तक पहुँचना है इस बॉब को, तो यानी यहाँ तक पहुँचने पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, यानी यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, v क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गई तो आगे चला जाएगा ना, तो इज इक्वल्स टू mgl h, यहाँ से h कितना हो गया, l हो गया, तो m से m कैंसिल, तो va कितना हो गया, √2gl, यानी अगर हम A पर इतनी वेलोसिटी देते हैं तो सिर्फ ये कहाँ तक पहुँचता है ऑब्जेक्ट, ये बॉब कहाँ तक पहुँचेगा, सिर्फ B तक पहुँचेगा। अभी हमें एक और केस पूछा है, हमें बताना है कि ये C तक पहुँचना है और एक सर्किल को कंप्लीट करे, C तक पहुँचे और एक सर्किल को कंप्लीट करे, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे इसमें, तो यहाँ पर जितनी यहाँ पर इतनी, तो क्या आ जाएगा हाफ mva², और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। आप ऊपर चाहिए C पे बताइए, हाफ mvc², है ना, हाफ mvc² और प्लस mgl, और l 2l हो जाएगा। यही तो है कि भाई यहां से हमने भेजा इसको और ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर रहा है ना, पूरा सर्किल कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पर भी इसकी कोई वेलोसिटी होगी।
अगर यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो नीचे गिर जाएगा ना, यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी तभी तो सर्किल कंप्लीट करेगा, आगे बढ़ेगा। अब हमें इसमें VC निकालना है और हमें निकालना है कि VA कितना होगा। अब ये बताइए, इसके लिए हम देखते हैं इसको, इस पॉइंट पर आप कंसिडर करिए, C पॉइंट पे। C पॉइंट पे स्ट्रिंग में टेंशन लग रही होगी और एक मास होगा, है ना। तो ये टेंशन और मास मिलके ही तो क्या दे रहे होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तभी तो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, mv² r यानी L। और हम सोचते हैं कि यहाँ पर टेंशन 0 हो जाती है, यानी स्ट्रिंग में क्या हो, सॉरी यहाँ पर स्ट्रिंग क्या होती है, स्लैग हो जाती है, यानी टेंशन 0 हो जाती है। तो ये बन जाएगा, यानी मास ही क्या देगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी VC कितना हो जाएगा, √GL। इस VC को ही क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी मिनिमम इतनी वेलोसिटी तो होनी चाहिए यहाँ पर, अगर इससे कम हो गई V यहाँ पर C पॉइंट पर, VC अगर √2GL से कम, सॉरी GL से कम हो गई तो क्या होगा, स्ट्रिंग पहले ही स्लैग कर जाएगी और वो एक सर्कुलर पाथ नहीं बनाएगा। ये बॉब एक सर्कुलर पाथ नहीं बनाएगा। भाई सपोज स्ट्रिंग यहाँ स्लैग कर गई, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी अगर GL से कम है, यानी यहाँ पर स्ट्रिंग पहले ही स्लैग कर जाएगी, तो यहीं पर स्लैग करके एक प्रोजेक्टाइल पाथ में गिरेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ नहीं बनाएगा ये बॉब। आया कि नहीं आया समझ में। तो VC हमारे पास कितनी होनी चाहिए, GL। इसी को ही हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जो होने पर ये बॉब एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। अब हम वेलोसिटी एट A कितनी होगी, ½ mVA², क्रिटिकल वेलोसिटी GL प्लस mg2L, तो कितना हो गया, 5/2 mgL 1/2 mVA², m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, VA कितना आएगा, √5GL, यानी A पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 5√5GL, जिससे कि जब क्रिटिकल वेलोसिटी ये कब होगा, VA 5GL कब होगा, जब C पर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी होगी तब होगा ये। यहाँ पर A जब आप 5GL देंगे, √5GL, तब C पर वेलोसिटी GL होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, और तब ये बॉब एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा। अब हमसे पूछा जाता है कि टेंशन कितनी होगी यहाँ पर। अब A पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी, देखिए यहीं पर देख लीजिए, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ T A पॉइंट है, मास mg नीचे। अब इस पे देखिए T माइनस mg ही क्या देगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, mVA²/L, ये देगा ना। तो टेंशन निकालनी है T पर, T = mg प्लस m/L, VA² 5GL, 5 mg प्लस mg 6 mg, यानी 6 mg का टेंशन होगा जब A पर, तभी, यानी इतना मिनिमम टेंशन चाहिए हमें। ऐसे ही आप कई पॉइंट पे निकाल सकते हैं, है ना, इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। उस समय आपको थीटा कंसिडर करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। अगर हमें थीटा कंसिडर करना पड़ेगा तो टेंशन T होगा, mg ऐसे होगा, तो इसको आप कंपोनेंट लेंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा। इस प्रॉब्लम को मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप इसे सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि T पर इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, है ना, ये देखती हूँ मैं आपको। T माइनस mg cos थीटा, T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv², यानी ये P पॉइंट है सब, mp²/L ये होगा, है ना। ये जब ये होगा तभी ये सॉल्व होगा।
है ना, टेंशन इतनी होगी, ठीक है। और फिर काइनेटिक एनर्जी का तो आप पोटेंशियल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी आप कंजर्व लगा सकते हैं, यानी क्या लगा सकते हैं, हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी, और यहाँ क्या है, ये एल है, ये कितना होगा एल, और ये एल कॉस थीटा है ना, ये एल कॉस थीटा होगा, तो एल 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस हाफ एम वी पी स्क्वायर। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कई तरह के सर्कमस्टेंसेस में अगर थीटा एंगल पे भी दिया आता है तब भी सॉल्व किया जा सकता है, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसको आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और सेंट्रीपिटल फोर्स वाले दो कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे, तो सर्कुलर मोशन को आप इजीली स्टडी कर सकते हैं, ठीक। अब बच्चों हम जो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं वो हैं पावर से रिलेटेड। तो पावर की प्रॉब्लम करने से पहले हमें पावर पता होना चाहिए ना। देखिए, पावर को आपने अपने घर में कई तरह से पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन कई बार ध्यान नहीं देते हम, तो हमें समझ में नहीं आता। देखिए, हम बल्ब खरीदने जाते हैं, तो बल्ब खरीदते हैं, हम क्या कहते हैं, अगर हमें कम रोशनी चाहिए तो कम वॉट का बल्ब खरीदते हैं, है ना। हम कहते हैं 40 वॉट का बल्ब दे दो या 100 वॉट का बल्ब दे दो, तो ये पावर की ही यूनिट है ना। ये वॉट क्या है, पावर की ही यूनिट है। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन होता है ना, रेट ऑफ वर्क डन, यानी कोई ऑब्जेक्ट रेट ऑफ वर्क डन, है ना, रेट ऑफ वर्क डन, या इसको बोलते हैं एवरेज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी पी एवरेज हम कैसे निकालेंगे, W बाई टी, यानी किसका पावर, और इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है वॉट, है ना, या बोलेंगे वर्क की यूनिट जूल पर सेकेंड। जिसका पावर जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा वर्क कर सकता है 1 सेकेंड में, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि 100 वाट का बल्ब ज्यादा ग्लो करता है, ठीक है, और 40 वाट का कम ग्लो करता है। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है। जब हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो हमने एक इंस्टेंटेनियस भी वर्ड पढ़ा था। उस समय हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए इंस्टेंटेनियस पावर कैसे आएगा, डेरिवेटिव आएगा, dw बाई dt आएगा। और w किससे लिखते हैं हम, है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, dw को f डॉट ds, है ना, dw यही तो होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाई dt। ये बताइए ये क्या है, ये वेलोसिटी है, तो f डॉट वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है। पावर की यूनिट हमारे पास वॉट भी होती है, पावर की यूनिट हमने पास क्या होती है, हॉर्स पावर भी होती है। ये मशीन वगैरह में यूज करते हैं। हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट के इक्वल होती है अप्रोक्सीमेटली, इतना ही आप देखेंगे। अब बताइए पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml 2t-2 और टाइम t, तो क्या आएगा ml2t-3। ये इस पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। पावर डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब इस पर एक हम एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। उसमें हमें दिया हुआ है कि एक लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट है, इसमें भाई कोई एलिवेटर है या कोई भी लिफ्ट है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी भी तो होती है लोड लेने की। ये लिफ्ट है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो लोड लेने की है वो 1800 kg है, इतना ही वेट ले सकती है ये। उसमें शामिल है लिफ्ट का वेट, ये एलिवेटर का वेट, और इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं उनका वेट। और ये v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है। और इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 4000 न्यूटन का लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स मतलब, है ना, फ्रिक्शन फोर्स एयर का भी हो सकता है, रोप्स का भी हो सकता है, मशीनरी का भी हो सकता है।
तो हमें बताना है कि जो मिनिमम पावर डिलीवर बाय द मोटर, इससे अंदर मोटर भी तो लगी, ऐसी थोड़ी ना चलेगी, ये मोटर मिनिमम कितना पावर दे कि ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर चली जाए। कितना पावर दे भाई? पहले तो इस पे फोर्स बताइए कितने लग रहे हैं टोटल। भाई 18, इसका वेट है डाउनवर्ड, फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड, तो 1800 kg इंटू जी, और प्लस फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स तो न्यूटन में दिया ही है 4000, तो ये 18,000 प्लस 4000 22,000 न्यूटन। ये क्या टोटल फोर्स है हमारे पास, जो फ्रिक्शन का भी है और इसके मास की वजह से। भाई इतना टोटल फोर्स उसे झेलना पड़ेगा मोटर को, फ्रिक्शन फोर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, और इसको ऊपर जाना है लिफ्ट को, तो भाई पावर कितनी होगी, एफ वी बताया था ना, एफ कितना है 22,000 और वी कितना है 2, 44000 वॉट। इतने वॉट का क्या होना चाहिए हमारे पास, मोटर होनी चाहिए, है ना। जो इतने वॉट की मोटर होगी तभी ये ऊपर ले जा पाएगी, अगर कम वॉट की ले लेंगे तो थोड़ा ना ले जा पाएगी, है ना। हैवी सामान को उठाने के लिए इसलिए हैवी वॉट चाहिए होता है, हैवी चीज़ों को पीसने के लिए हैवी मिक्सी की ज़रूरत होती है घर में, ये 700 वॉट, है ना। तो ये चीज़ें हैं हमारे पावर। अगर इसको आपको किलो वॉट में, सॉरी हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, 44,000 को 746 से डिवाइड कर देंगे तो ये हॉर्स पावर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए छोड़ती हूँ मैं डिवीजन का काम, तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, है ना। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कल हम कवर करेंगे कोलिजन का पार्ट, और उसमें हम कोलिजन का टाइप और कोलिजन कितने के टाइप होता है, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, वो सब हम सीखेंगे। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।